नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है टीना पाटीदार और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं के विज्ञान में अध्याय 5 जिसका नाम है जीवन की मौलिक इकाइयाँ। ठीक है, जैसे जीवन जीने के लिए हमें किन चीज़ों की जरूरत होती है, फिर जीवन जीने के लिए जो जीव होते हैं वो किन चीज़ों से बने हुए होते हैं, उनके अंदर क्या ऐसी चीज़ होती है जिससे मिलकर उसका निर्माण होता है। जैसे माँ से एक बच्चे का निर्माण हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, वो सब चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। तो जैसे अपना फर्स्ट टॉपिक है, कुछ टॉपिक मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं जो अपने चैप्टर में मेन है। इन टॉपिक्स के ऊपर ही अपना चैप्टर डिपेंड करता है। फर्स्ट है सजीव किससे बने होते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम समझेंगे कि सजीव क्या है, सजीव क्या होते हैं। तो जिन चीज़ों में जीवन होता है, ठीक है, जिन चीज़ों में जीवन होता है यानी बढ़ने की, उनमें ग्रो होता है, बढ़ने की शक्ति होती है, वो बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं, उनकी एक एज होती है, ये सब चीज़ें जो होती है वो सब क्या कहलाते हैं, सजीव कहलाते हैं। जो सांस लेते हैं जैसे हम हैं यानी इंसान है, जीव जंतु है, पेड़ पौधे, ये सब क्या कहलाते हैं, सजीव कहलाते हैं, क्योंकि इनमें क्या है, जीवन है। इनमें ये लगातार बढ़ते रहते हैं। जैसे बच्चे से जवान होते हैं, फिर बूढ़े होते हैं, फिर मर जाते हैं, फिर नए बच्चे होते हैं, ऐसे ये सब क्या है, प्रोसेस चलती रहती है। पेड़ का जब हम बीज लगाते हैं तो वो बड़ा होता है, फल देता है, फिर उससे बीज बनता है, तो ये सब क्या कहलाते हैं, सजीव कहलाते हैं। तो मेन पॉइंट ये है कि बच्चों सजीव किससे बने होते हैं। ये सजीव भी तो किसी चीजों से बने होते हैं, तो सजीव बने होते हैं कोशिका से। किससे बने होते हैं, कोशिका से। तो कोशिका का सबसे पहले पता रॉबर्ट हुक नाम के एक वैज्ञानिक ने लगाया था। रॉबर्ट हुक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने सबसे पहले कोशिका का पता लगाया। तो जैसे बच्चों प्याज है, प्याज नॉर्मली सबके घर में रहता है। तो जब हम प्याज को काटते हैं, नॉर्मली जब हम प्याज को काटते हैं, अक्सर हरे प्याज में जल्दी पता चल जाता है। तो जब प्याज को काटते हैं तो उसके ऊपर से एक झिल्ली निकलती है, व्हाइट कलर की, बहुत ही पतली प्लास्टिक जैसी एक झिल्ली निकलती है, जो अक्सर काटने में निकल जाती है, फिर बहुत मुश्किल से उसके चिमटा जो रहता है छोटा वाला, उसकी हेल्प से उसे हम निकाल सकते हैं। तो अगर उस झिल्ली को हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अगर देखेंगे, सूक्ष्मदर्शी में रखे अगर उसे हम देखेंगे तो उसमें ऐसी संरचना दिखाई देगी, उस झिल्ली के अंदर ऐसी संरचना दिखाई देगी। तो ये क्या है, कोशिका है, प्याज की झिल्ली की कोशिका है। यानी जो प्याज है वो भी कोशिका से बना हुआ होता है, उसमें इस टाइप की संरचना दिखाई देती है, जो हम अगर नॉर्मली आंखों से देखेंगे तो वो हमें नहीं दिखाई देगी, सूक्ष्मदर्शी की मदद से देखने पर ही हमें वो दिखाई देगी। तो प्याज भी कैसे बना होता है, एक कोशिका से बना होता है। प्याज के अलावा बाकी सारी चीजें जो हम अपने आसपास देखते हैं, जीव जंतु, पेड़ पौधे, जो भी चीजें हैं, ये सब कहाँ से मिलकर बने होते हैं, कोशिका की। यानी इन सबके अंदर क्या होती है, कोशिका स्थित होती है, कोशिका से ही इन चीजों का निर्माण होता है। उसके अलावा बच्चों कोई जीव जंतु ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक कोशिका से बने होते हैं, ठीक है। कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक कोशिका से बने होते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, ये ऐसे जीव है जिनमें सिर्फ एक कोशिका होती है, उन्हीं से उनका निर्माण होता है। और इसके अलावा जो जीव जंतु है, बाकी जो भी जीव जंतु है, उनमें बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, एक से अधिक कोशिका होती हैं, अलग अलग कोशिका का अलग अलग केंद्रक होता है। यानी अगर प्याज की झिल्ली का ले तो ये जो डॉट लगा रखे मैंने, ये क्या कहलाएंगे, केंद्रक, और ये क्या कहलाएगी, कोशिका। तो ऐसे कोशिका से, इसी प्याज की झिल्ली की कोशिका, इसी तरह अपने अंदर भी कोई कोशिका उपस्थित होती है, जीव जंतुओं में अलग कोशिका होती है, पेड़ पौधों में अलग कोशिका होती है, यानी सभी जीवों का निर्माण कोशिका से ही हुआ है। अगला अपना पॉइंट आता है, कोशिका किससे बनी होती है। अगर हम कोशिका से बने होते तो कोशिका भी तो किन्हीं चीजों से बनी होती है। तो कोशिका बनी होती है केंद्रक, उसके अलावा प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका भित्ति और कोशिका द्रव, इन सभी चीजों से मिलकर क्या बनती है, कोशिका का निर्माण होता है। अगर ये सही कोशिका के अंदर ये सारे चीज उपस्थित रहते हैं, जैसे हम खाना बनाते हैं तो खाना भी तो किन्हीं चीजों से मिलकर बनता है, आटा, पानी, नमक, तो वैसे ही रोटी बनाते हैं तो इन चीजों से मिलकर बनता है। तो कोशिका भी बनी होती है कोशिका प्लाज्मा झिल्ली से, कोशिका भित्ति से, केंद्रक से और कोशिका द्रव से मिलकर कोशिका का निर्माण होता है। इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है प्लाज्मा झिल्ली, यानी प्लाज्मा झिल्ली कैसे बनी होती है। तो बच्चों यह कोशिका की सबसे बाहरी परत है, बहुत ही पतली परत होती है जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग रहती है। ये एक झिल्ली होती है, यानी सीधी भाषा में कहें तो एक बाउंड्री होती है। कोशिका की क्या होती है, बाउंड्री होती है, बहुत ही पतली होती है, और ये कोशिका का एरिया डिसाइड करती है। और जो पर्यावरण के बाहर के घटक है, यानी जो बाहर की चीजें हैं, बैक्टीरिया हैं, कीटाणु हैं, इन सबको कोशिका से अलग रखती है, उनको अंदर आने से
रोकती हैं। उसी तरह ये कोशिका के अंदर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान में मदद करती है। यानी अगर कोशिका के अंदर ऑक्सीजन कम हो गई है तो वो कोशिका झिल्ली जो है, प्लाज्मा झिल्ली जो है, वो बाहर से ऑक्सीजन को अंदर आने देगी। अगर उसकी कमी है तभी, अगर भरपूर मात्रा में अंदर ऑक्सीजन उपस्थित है तो वो बाहर से ऑक्सीजन को अंदर नहीं आने देगी। उसी तरह अगर कार्बन डाइऑक्साइड कोशिका के अंदर ज्यादा हो गई है तो वो उसको कोशिका से बाहर निकालती है, बाहर धकेलती है। इसी तरह वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान यानी CO2 और O2 के आने जाने के प्रक्रम को डिसाइड करती है। एक फिक्स रखती है कि जितनी हमें जरूरत है वो उतनी ही अंदर आने देगी, बाकी जो वेस्ट मटेरियल है वो उसको बाहर निकाल देगी। इसके अलावा अगला अपना आता है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, तो प्लाज्मा झिल्ली की तरह कोशिका भित्ति भी क्या है, एक परत है जो सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज बहुत ही जटिल पदार्थ है जो पौधों को कठोर बनाता है, यानी पौधों के अंदर ही उपस्थित रहता है और पौधों को दृढ़ता प्रदान करता है। हमने देखा है पौधे कितने दृढ़ होते हैं, एक जगह खड़े रहते हैं, कठोर होते हैं। वो जो ये कठोरपन उनको सीधा खड़ा रहने में मदद करता है, यानी जमीन के ऊपर खड़ा रहने में मदद करता है। तो वो किससे बना होती है? कोशिका भित्ति से बनी होती है। अगला अपना आता है केंद्रक। कोशिका भित्ति जो मैंने भी आपको समझाया वो कवक तथा बैक्टीरिया की कोशिका की अपेक्षाकृत कम तनु विलयन में बिना फटे बनाए रखती है। यानी जो कोशिका भित्ति है वो पानी की कमी भी पूरी करती है। यानी अगर पौधों में या किसी जीव जंतु में पानी की कमी हो गई है तो कोशिका भित्ति उसमें पानी की कमी भी पूरी करती है, एक्स्ट्रा पानी स्टोर करके रखती है। और जब पानी की जरूरत होती है तो ये परासरण के द्वारा फूल जाती है, पानी इकट्ठा कर लेती है और पानी की कमी को पूरा करती है। अगला आता है केंद्रक। मैंने अभी आपको प्याज की झिल्ली की संरचना बताई थी, तो उसमें जो डॉट बने हुए थे, यानी ये जो डॉट बने होते हैं इनको केंद्रक कहते हैं। ये सारी कोशिकाओं में उपस्थित रहते हैं, चाहे वो मनुष्य की ले लो, पेड़ पौधों की ले लो, फल फ्रूट, ये जिस भी चीज जो भी कोशिका है उन सबके अंदर क्या उपस्थित रहते हैं? केंद्रक। केंद्रक का वर्क होता है जो अंदर के जो बैक्टीरिया होते हैं, यानी जो मटेरियल होता है, बैक्टीरिया होते हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उनको ये बाहर निकालने में मदद करते हैं। यानी अगर आप हमारी कोशिका के अंदर कुछ बैक्टीरिया आ गए हैं या फिर मृत कोशिका हो गई है, उस मृत कोशिका से बैक्टीरिया उत्पन्न हो गए हैं, तो ये केंद्रक जो है उन बैक्टीरिया को निकालने में मदद करता है। अगला अपनाता है कोशिका द्रव। तो ये जो कोशिका है, प्याज की झिल्ली की मैंने डायग्राम बना रखा, तो इसमें देख लो ये जो स्पेस है, इन केंद्रक के साइड में जो स्पेस है, या फिर किसी मनुष्य की कोशिका में, जीवों की कोशिका में, पौधों की कोशिकाओं में अगर इसे स्पेस है तो उसमें एक प्रकार का तरल भरा हुआ रहता है, यानी एक द्रव्य भरा हुआ होता है, द्रव भरा हुआ होता है, तो उसे हम बोलते हैं कोशिका द्रव्य। ठीक है, जो तरल उपस्थित होता है उसे कोशिका द्रव्य कहा जाता है। इसके अलावा जो मैंने अभी आपको केंद्रक समझाया, केंद्रक जो होता है वो डीएनए से बना हुआ होता है। केंद्रक जो होता है इसमें क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन का बना हुआ होता है। क्रोमोसोम जो होता है वो डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। वो माता पिता से डीएनए अणु के रूप में अगली संतति में जाता है। यानी मैंने बताया केंद्रक, तो केंद्रक किससे बना हुआ होता है? क्रोमोसोम से। और क्रोमोसोम जो होता है वो डीएनए तथा प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। तो डीएनए के बारे में बच्चे आप अच्छे से जानते होंगे। डीएनए जो है वो अपने माता पिता के द्वारा अपनी संतान, मतलब उनकी संतान में जाता है। यानी माता पिता के अंदर जो डीएनए है उनकी संतान में ही वही डीएनए होता है, जिससे डॉक्टर आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन सा बच्चा किसका, यानी माता पिता की हेल्प से अपन बच्चों का पता लगा सकते हैं। यानी डीएनए सेम रहता है, पेरेंट्स और उनके बच्चों में डीएनए सेम रहता है। तो केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम किससे बनता है? डीएनए तथा प्रोटीन से। डीएनए अपने पेरेंट्स यानी माता पिता की हेल्प से बच्चों के अंदर जाते हैं, यानी अपने जो पेरेंट्स है उनके डीएनए अपने अंदर है, यानी अपने पेरेंट्स और अपने डीएनए क्या है? सेम है। उसके बाद अगला अपना आता है कोशिका अंगक। ये कोशिका जो होती है वो भी अंगक से मिलकर बनी होती है, यानी इसमें बहुत सारे अंगक होते हैं। जैसे फर्स्ट है इसमें लाइसोसोम, दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा है प्लेस्टिड, राजधानियां, ये सारे क्या है? इसके अंगक है। यानी फर्स्ट है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है बच्चों? ये संरचनात्मक दृष्टि से एक झिल्ली की तरह ही होता है। ठीक है, एक झिल्ली से घिरा हुआ होता है। तो ये क्या करता है? जो अपशिष्ट है, यानी जो ये पाचन, राइसोसोम नाम का एक
पाचन तरल निकालता है, ठीक है। इस क्या होता है, एक पाचन एंजाइम निकालता है जिससे अपने अंदर जो भी मटेरियल है, यानी अगर कोई मृत कोशिका हो गई तो ये उसको भी पचा देता है, यानी उसको भी नष्ट कर देता है। उस एंजाइम की हेल्प से ये उसको भी पचा देगा, उसको भी नष्ट कर देगा। ये एक बहुत ही हाई पावर का एंजाइम होता है जो बहुत सारी कठोर चीजों को भी आसानी से पचा देता है। और एंजाइम अपनी ही कोशिका को पाचित कर देते हैं, इसलिए लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। लाइसोसोम जो होते हैं, अगर मान लो कोशिका के अंदर भी जो अगर कोई कोशिका है, झिल्ली है, अगर वो मृत हो गई है, ठीक है, वो घात मतलब अगर वो उसको कुछ चोट लगी है या वो मृत हो गई है, तो ये जो रस निकालता है, एंजाइम निकालता है पाचन का, ये उसको भी पाचित कर देता है और जो मटेरियल होते हैं उसको बाहर निकाल देता है। अगला आता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को बच्चों कोशिका का बिजली घर कहा जाता है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया जो पावर हाउस, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पावर हाउस, तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस और हिंदी में बोलते हैं बिजली घर भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से बनी होती है, यानी ये डबल, दोहरी का मतलब होता है डबल झिल्ली से बना हुआ होता है। तो हम जो भी रासायनिक क्रिया होती है अपनी कोशिका के अंदर, यानी जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रिया होती है, शरीर के अंदर बहुत सारी क्रियाएं चलती रहती है जो शायद हमें दिखती नहीं है, पर अपने शरीर के अंदर बहुत सारे परिवर्तन या बदलाव होते रहते हैं। तो उसके लिए जो पावर की जरूरत होती है, जो ऊर्जा की जरूरत होती है, वो हमें कहाँ से मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। यानी ये लगातार एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा रिलीज करता रहता है, तो उस एटीपी के रूप में हमें ऊर्जा मिलती रहती है अपनी विभिन्न रासायनिक क्रियाओं के लिए। अगला आता है रसधानियां। रसधानियां ठोस, यानी ठोस और तरल पदार्थ की थैलियों के रूप में होती है। ये क्या होती है, ठोस और तरल पदार्थ की थैलियों के रूप में होती है, जो पौधों के लिए बहुत ही आवश्यक है। मेन किसके लिए आवश्यक है, ये पौधों के लिए। रसधानियों में कोशिका द्रव्य भरा होता है, मैंने कोशिका द्रव्य के बारे में आपको यहाँ पढ़ाया था। इन रसधानियों में क्या भरा होता है, कोशिका द्रव्य भरा होता है, जो बहुत सारे खाद्य पदार्थ होते हैं, कुछ एक कोशिकीय जीवों में रहते हैं खासकर, तो उनको पचाने में बहुत ही हेल्प करती हैं, और जो कठोर पदार्थ है और उनको महत्वपूर्ण अपशिष्ट जो रहते हैं उनको बाहर निकालने में भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला आता है कोशिका विभाजन। तो देखो बच्चों, कोशिका भी विभाजित होती ही रहती है, यानी जैसे मरने जीने का प्रक्रम चलता रहता है, वैसे भी कोशिका भी नष्ट होती रहती है और बनती रहती है। यानी अगर कोई कोशिका नष्ट हो गई है तो वो फिर से नई कोशिका बनाएगी, उसी की जो मटेरियल होता है उससे नई कोशिका का निर्माण होगा, फिर वो कोशिका नष्ट होगी, उससे भी नई कोशिका का निर्माण होगा। तो कोशिका विभाजन भी कितनी प्रक्रियाओं में होती है, 2 प्रक्रियाओं में। जीवधारियों में वृद्धि हेतु नई कोशिका का निर्माण होता रहता है, यानी अगर जीवन की वृद्धि चलती रहती है तो कोशिका का निर्माण भी क्या होता है, चलता रहता है। तो ये मेन 2 पॉइंट में होता है। यानी अगर कोई पुरानी हो गई है कोशिका, मृत हो गई है, क्षतिग्रस्त, यानी चोट, जैसे चोट लग जाती है उसे बोलते हैं हम क्षतिग्रस्त हो गई है, तो वो नई कोशिका का निर्माण करता है। तो ये 2 टाइप में होता है, सूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। तो जैसे सूत्री विभाजन है बच्चों, कोशिका विभाजन की प्रक्रिया जिसमें अधिकतर कोशिका वृद्धि हेतु विभाजित होती है, यानी कोशिका, ये जो विभाजन है जिसमें कोशिका वृद्धि करने के लिए, यानी कोशिकाओं को बढ़ाने के लिए जो विभाजन होता है उसे हम कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। यानी मान लो बच्चों, मैं डायग्राम से समझाती हूँ आपको। ये जो कोशिका है, ये क्या है, एक तरह की कोशिका है। अब ये जो कोशिका बनाएगी, ठीक है, ये जो कोशिका है बच्चों, मात्र कोशिका, ये कौन सी कोशिका है, मात्र कोशिका। और ये अंदर जो है ये गुणसूत्र है, अंदर के जो मैंने डायग्राम बना रखे हैं ये गुणसूत्र है। तो जब ये डिवाइड होगी तो ये नई कोशिकाएं बनाएगी, ठीक है, ये क्या बनाएगी, नई कोशिकाएं बनाएगी। नई कोशिकाएं किस तरह से होगी बच्चों, ये अपनी ही कोशिका के पार्ट्स जो है उनको अलग अलग डिवाइड करेगी, ठीक है। ये क्या है, सूत्री विभाजन। यानी जो कोशिका होती है वो अपने ही गुणसूत्र को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देगी। ये क्या है, गुणसूत्र। यानी ये गुणसूत्र वही गुणसूत्र है जो ये वाले थे, इसमें देखो पैक्ड थे, ये एक दूसरे से जुड़े हुए थे। तो सूत्री विभाजन में उसने क्या कर दिया, इन 2
जोड़े को, यानी इस पे इसको अलग अलग डिवाइड कर दिया, ये एक सिंगल हो गया, ये सिंगल हो गया, ये सिंगल हो गया, यानी इन्हीं से क्या हो गया, अलग अलग डिवाइड हो गया, तो उसे क्या बोलेंगे, सूत्री विभाजन। दो पार्ट में ही हुआ और यही हुआ, बस उनको अलग अलग कर दिया, वो टुकड़ों में टूट गए, तो इसे बोलेंगे हम सूत्री विभाजन। अगला आता है अर्धसूत्री विभाजन। अर्ध का मतलब होता है आधा, ठीक है, अर्ध का मतलब होता है आधा, यानी अर्धसूत्री विभाजन। तो अलग प्रकार का विभाजन, जिसे अर्धसूत्री, जिसे क्रमशः दो विभाजित है। अर्धसूत्री का मतलब आधा, यानी किसी भी चीज को आधा आधा दो पार्ट में डिवाइड करना। अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है बच्चों, जैसे ये अपने गुणसूत्र है, ये पहले से ही अलग अलग डिवाइड रहते हैं, बस इनको कुछ नहीं करना है। ये है गुणसूत्र, मात्र कोशिका, तो ये जो गुणसूत्र है ये अलग दो पार्ट में डिवाइड होंगे, बस सेट बन जाएगा, सेम वही शेप रहेगी, बस उनका क्या हो जाएगा, एक जोड़ा बन जाएगा। चार थे तो एक में दो आ गए और एक में दो आ गए। पहले क्या हो रहा था कि जोड़ा बना रखा था, उसको एक एक सिंगल में तोड़ रहे थे, वो सूत्री विभाजन था। अब जोड़ा नहीं बना हुआ है, अलग अलग है, तो उनको जोड़े में बना दिया, ये दो का एक बन गया और दो का एक बन गया, वापस ये फिर से सिंगल सिंगल होंगे, तो ये एक का एक हो जाएगा, एक का एक हो जाएगा, यानी एक ऐसा बन जाएगा और एक सिंगल बन जाएगा। इसका भी दो बन जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा और एक यहाँ हो जाएगा, यानी ये अर्धसूत्री विभाजन चलता जाएगा। इसके बाद जो अलग बनेगा वो फिर से हो जाएगा, यानी ये सूत्री विभाजन फर्स्ट हो गया, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट हो गया, ये अर्धसूत्री विभाजन सेकंड हो गया। यानी जो मात्र कोशिका है, मात्र का मतलब होता है जिससे जन्म होता है बच्चे का, मात्र अपनी माँ जिससे हमारा जन्म हुआ है, तो इसी तरह इनका जन्म इससे हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे, मात्र कोशिका। तो पहले इनको अलग अलग पार्ट, दो पार्ट में डिवाइड किया, अर्ध का मतलब आधा डिवाइड करना है, तो चार थे तो दो दो हो गए, फिर इनको फिर से डिवाइड करेंगे, तो ये दो थे तो सिंगल सिंगल हो गए, यानी वो जब तक लास्ट नहीं बचे तब तक चलता जाएगा। तो ये विभाजन कौन सा कहलाएगा, अर्धसूत्री विभाजन। फिर से समझ लो, सूत्री विभाजन में जोड़े थे तो उनको सिंगल सिंगल कर दिया था, तो इसमें सिंगल था तो उनको जोड़ों में आधा आधा डिवाइड कर दिया, तो इसको बोलेंगे अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है बच्चों, अपना चैप्टर यही समाप्त होता है। आज हमने अपने चैप्टर में कुछ अच्छी चीजें पढ़ी हैं, उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ओके बच्चों, थैंक यू।